हेलो साइंस के स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? क्या आप सब लोग मस्त हैं? तो चलिए फिर मस्ती से हम पढ़ेंगे साइंस। पिछले हफ्ते हमने साइंस का फर्स्ट चैप्टर लगभग ख़त्म कर दिया था, कुछ पॉइंट्स बाकी थे। चलिए उसे हम कंटिन्यू करते हैं और एक बार स्टार्टिंग से हम फटाफट उसका रिवीजन कर लेते हैं। चलिए निकालिए अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक और तैयार हो जाइए। चैप्टर का नाम क्या था अपना? लॉज ऑफ मोशन। मोशन क्या होता है? मोशन क्या होता है? एक मूवमेंट, बट जरूरी नहीं कि सारे रेस्ट चीज मोशन में हो, सारे रेस्ट पर ही हो या सारे मोशन में ही हो। मोशन की बात हम कब करते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिलेटिव टू। जैसे कि अभी मैं रेस्ट पर हूं बट विथ रिस्पेक्ट टू सन आई एम इन मोशन बिकॉज अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। और अगर मैं चल रहा हूं तो मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में भी मोशन में हूं। तो इसके लिए मोशन क्या है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, जिसको हम हमेशा विथ रिलेशन टू, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, हम उसकी ही बात कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा मोशन। इसके बाद हमने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का फर्क क्या था? डिस्टेंस क्या था? एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस, या एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर कोई पॉइंट ए से बी पर होने के बाद बी से सी पर गया है तो इसका डिस्टेंस क्या था? ए बी प्लस बी सी, पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या था? ए सी। इस तरह से हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। फिर इसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ा था। तो जो डिस्टेंस है ये आता था स्पीड में और जो डिस्प्लेसमेंट है ये आता था वेलोसिटी में। मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन, और डिस्प्लेसमेंट क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। मतलब अगर कोई चीज अगर स्ट्रेट पाथ में चल रही थी, अगर कोई चीज स्ट्रेट पाथ को में ट्रैवल कर रही थी तो उस टाइम पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होता था। इसके लिए स्पीड और वेलोसिटी भी लगभग सेम ही आती थी। बट जब कोई पाथ सर्कुलर मोशन में या किसी और मोशन में तो वहां पे स्पीड एंड वेलोसिटी डिफरेंट होती थी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वेलोसिटी अपनी चेंज हो जाती थी। पर स्पीड क्या था? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। इस तरह से फॉर्मूला था। हमने इसके यूनिट की भी बात की थी। तो डिस्टेंस क्या है या डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक लेंथ है, तो इसका यूनिट था मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, बट ऐसा यूनिट हम मीटर मानते थे। और जो हमारा स्पीड और वेलोसिटी था ये क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब मीटर अपॉन सेकेंड। इसके लिए क्या था इसका? मीटर पर सेकेंड। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होता था? चेंज इन स्पीड या फिर चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब इसका डायमेंशन क्या और इसका यूनिट क्या हो जाएगा अपना? इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर अपॉन सेकेंड, मतलब क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। इसी के साथ हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी पढ़ा था। तो यूनिफॉर्म क्या था? जिसका स्पीड कांस्टेंट हो, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वो था यूनिफॉर्म, और जिसमें चेंज होता रहेगा वो था अपना नॉन यूनिफॉर्म। मतलब अभी 10 की स्पीड, फिर 20 की स्पीड, फिर 40 की स्पीड, फिर वापस 20 की स्पीड, फिर वापस 60 की स्पीड, फिर 20 की स्पीड। ये क्या था? एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन था। बट यूनिफॉर्म क्या था? जिसका स्टार्टिंग से लेके एंड तक, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, जिसका स्पीड कांस्टेंट होगा या जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, वो क्या था? यूनिफॉर्म मोशन। फिर एक्सीलरेशन के बाद हमने कुछ ग्राफ देखे थे, हमने ग्राफ ड्रॉ भी किए थे लगभग, और बाकी ग्राफ मैंने आप लोगों को ड्रॉ करने पड़ा था, शायद आप लोगों ने बनाया होगा। फिर इसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, मतलब न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन था जो एक्चुअली। तो उसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, उसमें हमने 3 इक्वेशन पढ़ा था, मतलब तीनों अलग अलग रिलेशन थे। तो एक तो रिलेशन था हमारा वेलोसिटी और टाइम के बीच का। क्या रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड वेलोसिटी? तो क्या था? किसी को याद है क्या? u इज इक्वल टू वी प्लस ए टी। पहला इक्वेशन ये था, हमने इसको प्रूव भी किया था। क्या था वो इक्वेशन हमारा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन क्या था हमारा? सेकेंड इक्वेशन था हमारा डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का। तो क्या था ये? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या था? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहला किसके बीच का था हमारा? वेलोसिटी और टाइम के बीच का, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या था? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का जो था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके बाद जो थर्ड था अपना वो था वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। तो क्या था वो? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या था वो? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरह से
इस तरह से हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, जिसमें से फर्स्ट वाले को हमने प्रूफ भी करके देखा था, ग्राफिकली हमने फाइंड आउट किया था, बाकी सेकंड थर्ड का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि सेकंड थर्ड भी हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दैट ग्राफ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन बनता है। इसके बाद हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी पढ़ा था। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या था, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया था इसका, मतलब एक तो सर्कुलर मोशन आता है इसमें और एक यूनिफॉर्म मोशन भी रहता है, ये दोनों मोशन मिला के होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब जो जिसमें स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट हो, बट हम वेलोसिटी की बातें नहीं कर पाते किसमें, सर्कुलर मोशन में। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन में टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होता है या जो डिस्प्लेसमेंट होता है अपना, वो लास्ट में एक ऑर्बिट के बाद या एक रिवॉल्यूशन के बाद वो तो जीरो ही हो जाता है। इसके लिए हम इसमें किसकी बात करते थे, स्पीड की बात करते थे। और सर्कुलर मोशन क्या था, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता हो, जो राउंड एंड राउंड घूमता हो, जो सर्कुलर मोशन, जो एक सर्कल पाथ में घूमता हो, उसको हमने सर्कुलर मोशन कहा था। और यूनिफॉर्म किसका, जिसमें स्पीड कांस्टेंट हो। तो इसका एग्जांपल क्या दिया था, याद है आप लोगों को, क्लॉक, याद आ रहा है आप लोगों को क्लॉक क्या होता है। इसमें जो मिनट हैंड की सुई है वो 12 से 12 तक 1 आवर में ही आता है, वो 1 से 1 तक 1 आवर में ही आता है, 2 से 2 तक 1 आवर में ही लगता है। और उसका स्पीड भी कांस्टेंट है, मतलब क्या, वो हर एक मिनट में 1 मिनट ही डिस्टेंस चलता है, 1 मिनट का ही डिस्टेंस चलता है। इस तरह से 60 मिनट में वो 1 घंटे का डिस्टेंस कवर करता था। तो ये था अपना सेकंड एग्जांपल। क्या था अपना, प्लैनेट का। प्लैनेट में क्या था, 365, मतलब अर्थ की बात कर रहा हूँ, अर्थ और सन की। तो सन जो था अपना सेंटर था और जो अर्थ है वो रिवॉल्यूशन कर रहा था, तो 365.25 डेज लेता था अर्थ अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। 0.25 वो बता दें लीप ईयर, 0.25 प्लस 0.25 मिला के होता था 1 डे, तो वो जो बढ़ जाता था अपना 366 डेज, ठीक है। तो क्या होता है लगभग 365 डेज, 365.25 डेज, ये था हमारे अर्थ का रिवॉल्यूशन का एक पीरियड, ठीक है। तो ये सब क्या थे, सर्कुलर मोशन थे, ठीक है। फिर हमने ये डायग्राम भी देखा था, हमने डायग्राम में क्या था कि जो सर्कुलर मोशन है उसको क्या है, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, जो स्पीड डायरेक्शन है, वो हर एक पॉइंट पर चेंज होता था, बट इसमें हर एक पॉइंट पर चेंज नहीं होता है, इसमें हर एक पॉइंट पर चेंज नहीं होता था। क्यों इसमें हर एक पॉइंट पर चेंज नहीं होता था? क्योंकि जितने कॉर्नर होंगे, जितने वर्टेक्स होंगे, उतने पर ही डायरेक्शन चेंज होगा। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक इसका पाथ स्ट्रेट था, यहाँ से इसका पाथ अपवर्ड टू डाउनवर्ड था, यहाँ से इसका पाथ लेफ्ट टू राइट था, यहाँ से इसका पाथ डाउनवर्ड टू अपवर्ड था। ऐसे ही पेंटागोनल में भी था, हेक्सागोनल में था कि जितना वर्टेक्स आएगा उतनी बार पॉइंट चेंज करेगा। बट सर्कल में या सर्कुलर मोशन में तो कॉर्नर होता ही नहीं है, तो वो वहाँ पे हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज करता और उसका जो डायरेक्शन होता वो टेंजेंशियली होता था, वो टेंजेंशियली होता था, ठीक है। फिर हमने ये एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व किया था और इसके बाद हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर आए थे, जिसका हमने शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिया था। फिलहाल डिटेल में इसको हम नहीं पढ़े थे आज लेक्चर में, तो चलिए, हमने बात तो की थी इसकी बट डिटेल में नहीं की थे, तो हम इसको डिटेल में पढ़ते। चलो, क्या है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है वो समझना है। चलो देखो, 3 लॉ होते हैं, सबको पता है न्यूटन्स के 3 लॉ किसके लिए? लॉ ऑफ मोशन में 3 लॉ दिया है। वैसे तो न्यूटन सर ने बहुत सारे लॉ दिए, ग्रेविटेशनल में भी लॉ है उनका, ठीक है। न्यूटन सर के तो बहुत सारे लॉ हैं, बट मोशन में उनके 3 लॉ हैं। तो 3 लॉ कौन से हैं? देखो, इफ अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, क्या बोला मैंने? इफ अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, द बॉडी विल कंटिन्यू टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स विल अप्लाइड ऑन इट। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, पूरी लाइफ तक वो रेस्ट पर रहेगी। लेकिन अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स आकर काम किया, एक्सटर्नल फोर्स आकर उस पर काम किया, तो फिर वो क्या हो जाएगा, अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है। कब करेगा? जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होगा, अदरवाइज इट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट। इसका उल्टा भी है, इफ अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इफ अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ मोशन, द बॉडी विल मूव continuously until and unless an external force come and applied on it। मतलब कोई चीज अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। जैसे कि अगर मैं इस पेन को फेंकूं खटाक, तो ये पेन मोशन में चलते जाती रहेगी। कब तक जाएगी? जब तक इस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। तो अब क्या होता है, जैसे मैं इसको फेंकता हूँ, खटाक करके फेंका मैंने, तो कुछ
तक, कुछ टाइम तक जाएगा आगे, 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड जो भी जाएगा, उसके बाद ये जाके नीचे गिर जाएगा। तो नीचे क्यों गिर जाता है, क्यों ये स्ट्रेट क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर देता है। अगर यही मैं स्पेस में फेंक देता और स्पेस में जब चला जाता है तो ये कंटिन्यू मोशन में ही होता, ये कंटिन्यू मोशन में ही होता। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई इस पर फोर्स काम नहीं कर रहा है। अगर इस पर कोई फोर्स काम करता तो फिर ये अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर देता। समझ आ रहा है अभी फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ एक्चुअली बहुत सिंपल है, जो चीज जैसी है वैसी ही रहेगी कब तक, जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। जो चीज जैसी है वैसी ही रहेगी कब तक, जब तक उसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये बस याद कर लीजिए, एवरी सब्सटेंस रिमेन इन इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब उसको एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट हो या स्टेट ऑफ मोशन हो उसको चेंज कर लेगा। तो ये था न्यूटन सर का फर्स्ट लॉ, ये था न्यूटन सर का फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद क्या आता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा ये देखो क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट। समझिए, जो स्टेटमेंट में बोला लगभग वही है, बस 1-2 वर्डिंग आगे पीछे है। ठीक है, अब सेकेंड लॉ क्या है, तो एक्चुअली सेकेंड लॉ है ना, सेकेंड लॉ का नाम थ्योरेटिकली समझना आसान नहीं है इतना, मतलब ठीक है इजी, ऐसा नहीं बोला कि हार्ड है, बट थ्योरेटिकली समझना है, उसको न्यूमेरिकली समझना है हमें। उसे क्या करना है, न्यूमेरिकली समझना है। तो न्यूमेरिकली क्या क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो रेट कभी भी आ गया मतलब क्या होता है, टाइम होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या, मोमेंटम अपॉन टाइम। कैसा मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो क्या, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। किसको है, फोर्स को डायरेक्टली, मतलब क्या, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है, एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में मोमेंटम भी चेंज होता है। अब इसको थोड़ा समझते हैं अभी, मोमेंटम क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। क्या मोमेंटम जानते हो आप लोग? नहीं, मोमेंटम नहीं जानते हो ना, तो चलो फिर पढ़ते मोमेंटम क्या होता है। अभी देखो मोमेंटम क्या है, अभी देखो पहले हम इसको मैथमेटिकली समझते हैं मोमेंटम क्या होता है, फिर थोड़ा सा एग्जांपल समझेंगे। मोमेंटम का सिंबल होता है P, ठीक है, छोटा p, बड़ा P मतलब पावर, छोटा p मतलब मोमेंटम। इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, क्या, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। इसको थोड़ा भी और समझते हैं हम। ये तो हम क्या समझ लिए, फॉर्मूला समझ लिए हम कि फॉर्मूला ये होता है। फॉर्मूला रट लिए, अभी पढ़े नहीं, अभी इसको पढ़ते हैं। चलो चलो देखिए, अभी दो एग्जांपल लेते हैं हम, दो एग्जांपल लेते हैं। पहले देखो, पहला एग्जांपल है साइकिल और ट्रक का, दूसरा एग्जांपल है ट्रक और ट्रक का। ठीक है, पहला एग्जांपल किसका है, साइकिल और ट्रक का, दूसरा एग्जांपल है ट्रक और ट्रक का। देखो अभी साइकिल का जो समझो स्पीड है, साइकिल का जो स्पीड है समझो 10 किलोमीटर पर आवर। क्या स्पीड है, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब 10 की स्पीड चल रहा है। इसका भी स्पीड वही है, क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब साइकिल का जो मास रहेगा, साइकिल का जो वजन होगा सब मतलब वो है लगभग 10 किलो। ठीक है, जो ट्रक का जो मास है वो होगा लगभग 1000 kg। ठीक है, ये हम एक सिर्फ लमसम बातें कर रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए। ट्रक का यहाँ पर जो, अब समझो जो स्पीड है, ट्रक का जो स्पीड है क्या है, यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे जो ट्रक का स्पीड है वो है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पर दोनों ट्रक ही है ना, सेम ट्रक है। समझो दोनों केजी कितना है, 1000 kg। ठीक है, दोनों कितने हैं, 1000 kg के। ये एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2, हाँ दोनों को अलग अलग समझना है, पर एक साथ में लेके चल रहा हूँ मैं। देखो पहले एग्जाम्पल में क्या है हमारा, साइकिल और ट्रक, दूसरे एग्जाम्पल में क्या है हमारा, ट्रक और ट्रक। ठीक है, स्पीड क्या है दोनों का, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, पर साइकिल और ट्रक का वेट का डिफरेंट रहेगा, ये 10 किलो, ये 1000 किलो। दूसरा एग्जाम्पल में क्या है हमारा, ट्रक और ट्रक, क्या है इसमें, इसकी स्पीड कितनी है अभी, 10 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड कितनी, 100 किलोमीटर पर आवर, पर दोनों ट्रक है और समझो सेम ही ट्रक है लगभग, तो कितना है, 1000 kg 1000 kg। ठीक है, मतलब इस केस में स्पीड कांस्टेंट है और इस केस में मास कांस्टेंट है। ठीक है, इस केस में मास कांस्टेंट है। ठीक है,
वहां पे स्पीड कांस्टेंट, यहाँ पे मास कांस्टेंट, ठीक है। अलग क्या है फिर, अलग क्या है, यहाँ पे क्या अलग है, उसका मास, यहाँ पे क्या अलग है, उसका मास, ठीक है। यहाँ पे इसका मास अलग है और यहाँ पे इसका वेलोसिटी अलग है, ठीक है। यहाँ पे इसका मास अलग है, यहाँ पे इसका वेलोसिटी अलग है। ओके, चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। अब समझो इस किसी का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हुआ, तो पहला केस में, अब पहले केस में और डिवाइड करते हैं हम, ठीक है, दूसरे केस में और डिवाइड करेंगे। तो पहले केस में जब एक्सीडेंट हुआ साइकिल से हुआ, तो क्या 10 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है, और 10 kg से था, तो क्या आदमी को चोट लगेगा? इफ यस, तो काफी कम चोट लगेगा, मतलब एक्सीडेंट काफी नॉर्मल होगा, छोटा मोटा एक्सीडेंट होगा, ठीक है, एक्सीडेंट काफी छोटा होगा, चोट बहुत कम लगेगी, ठीक है। अब इससे एक्सीडेंट हुआ 10 किलोमीटर की स्पीड पर 1000 की स्पीड है, मतलब क्या इसमें चोट ज़्यादा लगेगा, मे भी उसकी डेथ हो या ना हो, ठीक है, पर चोट ज़्यादा लगेगा, इसमें चोट कम, इसमें चोट ज़्यादा, ठीक है। अब इसमें देखो 10 किलोमीटर की स्पीड से था 1000 किलोमीटर, चोट समझ ज़्यादा लगेगा, ठीक है, चोट समझ ज़्यादा लगेगा। पर जब 100 किलोमीटर की स्पीड से था, 100 किलोमीटर की स्पीड से था वो, तब तो उसका चोट छोड़ो, उसकी तो डेथ ही हो जाएगी, उसकी तो डेथ ही हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे उसकी डेथ ही हो जाएगी। पर यहाँ पे देखो क्या सीन है, वापस देखो, तो ये क्या रिस्पॉन्सिबल है, एक्चुअली मास रिस्पॉन्सिबल है कि वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है? तो उसका आंसर इज बोथ आर रिस्पॉन्सिबल, देयर प्रोडक्ट आर रिस्पॉन्सिबल। अभी समझ पा रहे हैं फॉर्मूला क्या था अपना, P = m × v, वो इसीलिए था। देखो अकेला मास रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अकेला मास रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अकेला स्पीड भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अकेला स्पीड भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबल कौन है? दोनों मिलकर है। देखो दोनों का जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट कितना आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है यहाँ पे 10 × 10 100, ठीक है, 100 10 पावर 2, 10 × 1000 10 पावर 4, ठीक है, 10 पावर 4, 10 पावर 4, 10 पावर 5, 10 पावर 5। सो आई होप अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिस्पॉन्सिबल कौन है। कितना छोटा हो रहा है ये, 100, 10,000, 10,000, लाख, समझ पा रहे हो मोमेंटम में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो ये मोमेंटम रिस्पॉन्सिबल है एक्सीडेंट होने के बाद क्या होगा। ये तो तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं थ्योरेटिकली समझाने के लिए, मोमेंटम को कैसे हम समझ सकते हैं, उसका एक एप्लीकेशन दिया तुम लोगों को मैं, ठीक है। ये मोमेंटम का एक्चुअली एक एप्लीकेशन था ये, ठीक है। तो अभी समझ पा रहे हो मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अकेला कभी मास रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, अकेला कभी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो फोर्स के लिए। किसके लिए? फोर्स के लिए। एक्चुअली जो मोमेंटम की बात करते हैं ना, तो कौन कितना फोर्स दे रहा है बॉडी पर, कौन कितना फोर्स से एक्सीडेंट हो रहा है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ये समझ रहे हो अभी। तो इसके लिए सेकेंड लॉ क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अब समझ पा रहे हैं फोर्स का हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, फोर्स क्या हो रहा है या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो रहा है। तो इस तरह से मोमेंटम का इंपॉर्टेंस है जो सेकेंड लॉ हमें बताता है। जो सेकेंड लॉ बताता है, सेकेंड लॉ क्या बताया हमें, सेकेंड लॉ क्या बताया हमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन फोर्स, या सॉरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ठीक है। तो समझ गया अभी आप लोग, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, कौन सा है, अप्लाइड फोर्स। और आगे क्या बोला, एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स, डायरेक्शन बता दिया है, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उस डायरेक्शन में मोमेंटम भी चेंज होगा। अभी हम एक चेंज ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ भी पढ़ेंगे, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, बट उसके पहले हम थर्ड लॉ पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके पहले हम थर्ड लॉ पढ़ लेते हैं। आई होप सेकेंड लॉ सबको समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा मैथमेटिकली और देख लेते हैं हम, मैथमेटिकली और देख लेते हैं। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होता है, मास तो कांस्टेंट रहने वाला है, बॉडी वही है ना, तो शुरू में भी वही लास्ट में वही, उसका मास तो कांस्टेंट रहने वाला है। देख सकते हो, देखो हम लोग यहाँ पे देखो क्या भी होता, सेम बॉडी था ना, तो मास कांस्टेंट था, उसका मास कांस्टेंट था, पर वेलोसिटी अलग हो रही है, तो देखो यहाँ पर भी वही हो रहा है, मास सेम है, ठीक है, पर क्या है, वेलोसिटी अलग है, ठीक है। तो क्या हो गया, v माइनस यू, समझ गए, एम वी माइनस एम यू इज इक्वल टू एम कॉमन निकालिए, v माइनस अपॉन टी। अब देखो v माइनस यू मतलब क्या हो गया, ये चेंज इन वेलोसिटी, मास कांस्टेंट है, हमने क्या किया, वेलोसिटी निकाला, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन। ये क्या हो गया अपना, एम ए हो गया। अब ये क्या बोलते हैं, एम ए, ये क्या हो गया अपना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ, यही है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही है ना एम ए।
इज प्रोपोर्शनल टू एफ, इट इज प्रोपोर्शनल टू एफ, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनल है, तो अगर आप लोगों को पता हो जब भी हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो वहां पे आता है कांस्टेंट, वहां पे आता है कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा एम ए इज इक्वल टू एफ के, बट यहाँ पे के का वैल्यू एक्चुअली 1 है, ठीक है, के का वैल्यू 1 है, तो क्या होता है, क्या हो जाता है, ये इज इक्वल टू एफ, मतलब एफ इज इक्वल टू एम ए, क्या हो जाता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। फॉर्मूला याद कर लो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर किसी को ये फॉर्मूला ना याद हो, अगर किसी को फॉर्मूला तो क्या करने का, फादर इज इक्वल टू माँ, ठीक है, पापा इज इक्वल टू मम्मी ना, तो फादर इज इक्वल टू माँ, एफ फॉर फादर, एफ फॉर फोर्स, माँ मीन्स मास इनटू एक्सीलरेशन, या फिर बोल दो माँ, ठीक है, तो फादर इज इक्वल टू माँ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ, काफी सिंपल है, सबका फेवरेट लॉ होता है, कॉमर्स स्टूडेंट का भी हो, आर्ट्स स्टूडेंट हो, सबको ये लॉ पता है, तो आपको साइंस स्टूडेंट आपको ऑलरेडी पता होगा, बट इसको हम और पढ़ते हैं अभी, ठीक है। थर्ड लॉ क्या होता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलता है। मतलब बॉल ले लो, दीवार पर स्लोली से फेंको, आपके पास बॉल स्लोली से आएगा, दीवार पर बॉल जोर से फेंको, आपके पास बॉल जोर से आएगा। क्यों? आप जितना जोर से फेंकोगे उतना ही जोर से दीवार भी आपके पास बॉल फेंकेगा। आप जैसा एक्शन दोगे वैसे ही रिएक्शन आपको मिलेगा, बट अपोजिट रहेगा। आपने बॉल यहाँ फेंका ना, तो ऐसा नहीं बॉल वापस वहीं चला जाएगा, बॉल अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। आपने ईस्ट से वेस्ट में फेंका तो बॉल तो वेस्ट से ईस्ट में आएगा, समझ आ रहा है। आपने बॉल को ईस्ट से वेस्ट में फेंका तो बॉल तो आपके पास वेस्ट से ईस्ट में आएगा। तो इस तरह से एवरी रिएक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको थोड़ा अभी हम जनरली बातें कर लेते हैं, दुनियादारी की बातें करते हैं थोड़ी सी। देखो, अगर हम किसी को गाली देंगे तो सामने वाला भी कितना दिन, अगर वो समझो हमारे लेवल का ही है तो वो भी हमें गाली देगा। अगर हम किसी को प्यार से बात करेंगे तो वो भी हमसे प्यार से बात करेगा। कुछ लोग एक्सेप्शन होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे, पागल होते हैं, जो संकी होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स तो वैसे हर जगह अप्लाई होता है। फिजिक्स तो मतलब जो हमारा जो न्यूटन थर्ड लॉ है ना, वो यूनिवर्सल लॉ है, वो कहीं भी प्रूव रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है, वो सही प्रूव होता है। पर ये जो एग्जांपल जो दुनियादारी की बातें कर रहा हूँ उसमें पागल लोगों का साइड में रखो, पागल लोगों को साइड में। तो हम क्या कभी भी किसी से प्यार से बातें करेंगे तो हमें प्यार से ही बात करेंगे सामने वाले भी। अगर हम किसी को गाली की बात करें, हमें वो गाली देकर ही बात करेगा। मतलब बोलते हैं ना टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, तो वैसे ही न्यूटन थर्ड लॉ, आप जिस तरह से एक्शन करोगे आपको वही रिएक्शन मिलने वाला है। मतलब क्या, एक्शन का रिएक्शन होगा वो इक्वल होगा बट अपोजिट होगा। आपने जो उसके साथ किया वो आपके साथ करेगा, आपने जो इसके साथ किया वो आपके साथ होगा, ठीक है। जैसा करोगे वैसा करोगे, ठीक है। तो यही हो गया न्यूटन थर्ड लॉ। भी काफी सिंपल लॉ है ना, तो बस याद रखना। यहाँ पर क्या हो गया, डायरेक्शन आ गया। अभी अब थोड़ा फिजिक्स में आते हैं वापस, डायरेक्शन आ गया ना। डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा उल्टा होता है, अपोजिट होता है। तो अपोजिट मतलब क्या, माइनस साइन हो गया, क्या माइनस साइन हो गया। इसमें जो साइन होता है वो माइनस होता है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को अभी, माइनस साइन क्या होता है, मतलब डायरेक्शन होता है वो माइनस होता है। मतलब क्या, अगर मैंने कुछ ये डायरेक्शन में फेंका है, समझो फोर्स लगा के फेंका, मैंने एफ फोर्स से फेंका, तो मेरे पास जब आएगा ना तो माइनस एफ से आएगा, ठीक है। मैंने फेंका तो एफ से, मेरे पास आया तो माइनस एफ हो गया। क्यों माइनस एफ क्यों हो गया हो, तो डायरेक्शन बस उल्टा हुआ है, वैल्यू सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इसके लिए यहाँ पे माइनस साइन आता है। एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, फोर्स व्हिच एक्ट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस समझ रहे हो, मतलब इक्वल भी होगा, अपोजिट भी होगा और एक साथ में होगा। ऐसा नहीं कि पहले इक्वल आएगा बाद में अपोजिट होगा, नहीं, इक्वल एंड अपोजिट साथ में ही होगा, इक्वल एंड अपोजिट साथ, और एक्शन रिएक्शन भी साथ में ही होगा। देखो, अगर आपको आसमान में कूदी मारना है, खड़े खड़े कूदी मार सकते हो क्या, खड़े खड़े आप क्या करते हो, थोड़ा सा अपना पैर हल्का सा बेंड करते हो, एनर्जी नीचे कर देते हो, तब आपको जमीन ऊपर फेंकती है। देखो, आपको कंप्लीटली जंप करना है, जंप कंप्लीटली, तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले अपने पैर को ना हल्का सा, हम कभी कभी ऑब्जर्व नहीं कर पाते उसको, हम वो चीज ऑब्जर्व नहीं कर पाते, क्या करना पड़ता है हमें, पहले तो अपने पैर को नीचे लेना पड़ता है, या एनर्जी को नीचे लेना पड़ता है, जिसको एनर्जी में ऊपर फेंकती है। या फिर समझो अगर हमें आधा उठना है, सिर्फ आधा उठना है, हमें करना हमारा एड़ी है, ठीक है, उससे उठाना है सिर्फ। क्या कहते हैं, हम अपने टो पर क्या करते हैं, अपने टो को हम दबाते हैं तो हमारा एंकल है वो ऊपर आता है, मतलब हम अंगूठे को नीचे रखते हैं तब हमारा एड़ी, मतलब हम टो को नीचे रखते हैं तो हमारा एंकल ऊपर आता है, ठीक है। तो क्या देखो, वहां पे वो आपने एक्शन वहां दिया, आपको रिएक्शन ऐसा मिला, आपने एक्शन ऐसे दिया,
नीचे दिया, आपको रिएक्शन ऊपर मिला, आपने जितना दिया आप उतने उठ पाओगे, थोड़ा दोगे थोड़ा उठ पाओगे, तो ज़्यादा दे पाओगे, ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा एक तो जितना दोगे उतना उठ पाओगे, और अपोजिट हो गया इक्वल, ठीक है, एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, समझ पा रहे हो। जंप करना तो थोड़ा सा झुकना ही पड़ता है हमें, अगर हमें लंबी छलांग मारनी है तो हम एक कदम पीछे आके ही छलांग मारती है। देखो ना, शेर का जब शिकार करना हो, जो कदम पीछे आता है फिर अपने आप को झपटता है, क्यों, एक्शन का रिएक्शन मिल जाए उसको, समझ पा रहे हो। भागने के लिए क्या करते हैं हम, फोर्स पीछे देते हैं, फोर्स पीछे देते हैं तो हम आगे जा पाते हैं। समझ आया अभी एक्शन और रिएक्शन को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखो। अच्छा, क्रिकेट खेलते टाइम, क्रिकेट तो खेलते हो कि नहीं आप लोग, जो लोग खेलते रहेंगे उनको देखो पता रहेगा, जो नहीं खेलते ठीक है। देखो क्या होता है अभी, जब हम क्रिकेट खेलते हैं ना, जब स्पिनर और बॉलर आता है, स्पिनर बॉलर आता है, क्या होता है, हमें ना ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है शॉट मारने के लिए, हमें ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है शॉट मारने के लिए। पर जब फास्टर आता है ना, फास्टर बॉलर रहेगा ना, हमें ना सिर्फ टच करना है, हमें क्या करना है, बॉल को फेस करना है। अगर कर सकते तो हम ज़्यादा फास्टर में ठीक है, डक करो, छोड़ो बॉल को। बट अगर हम उसको खेल सकते हैं, हमें शॉट मारना है, तो क्या करना पड़ता है, हमें कम ताकत लगाना पड़ता है, बस बॉल को ना डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है। क्या करते हैं हम, जो बैट रहेगा, देखो बॉल वहाँ से फास्टर है, खड़े भागते हुए बॉल फेंका फटाक करके, तो क्या हुआ, बॉल फास्ट आ रहा है एकदम। हम क्या किए, उसको एक वॉल दे दिए, जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया ना अभी कि दीवार पर बॉल फेंको, बॉल आपके पास उतने जोर से आएगा, तो बॉल आपके पास जोर से आ रहा है। अब हमें बैट का काम क्या है, बैट का काम क्या है, यहाँ पे आपको बस एक दीवार देना है, दीवार बनाना है, एक वॉल बनाना है। तो क्या होगा, वहाँ पर बॉल टकराएगा, वहाँ पर बॉल टकराएगा, फटाक करके उड़ जाएगा, फटाक करके उड़ जाएगा। समझ आ रहा है आप लोगों को, ये एक्शन का रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। ये स्पिनर बॉलर रहेगा, हमें थोड़ी ताकत भी लगानी पड़ती है, क्यों, क्योंकि स्पिनर का बॉलर तो स्पिन होने वाला है, चाहे वो ऑफ में स्पिन करे, चाहे वो ऑफ में स्पिन करे, या फिर वो स्विंग करे, समझो भी करे, पर हमें ताकत नहीं है, बॉल में पेस नहीं है इतना, तो हम क्या करते हैं, उसको ताकत भी लगानी पड़ती है हमें उसमें। बट फास्टर करने में ताकत नहीं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देना पड़ता है उसको, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देना पड़ता है। तो एक एग्जाम्पल हो गया। और क्या दिया हुआ है, अगर रिकॉल, हाँ देखो, जब भी कोई गोली चलती है ना, हम कोई बंदूक चलाते हैं ऐसा, तो जो गन है ना थोड़ा पीछे आता है, फिर आगे जाता है, समझ आ रहे हो। इसके लिए हमें ना, मतलब जो हमारे जो सोल्जर होते हैं, या जो भी मतलब ऐसे गार्ड वगैरह होते हैं ना, तो उनको ना इसकी ट्रेनिंग देते हैं। जब उनको गन देते हैं ना, AK-47 दे समझो, तो उनको पहले ट्रेनिंग देते हैं। क्यों, अगर उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे ना, एक तो निशाना एम सेट करना, निशाना लगाना वो अलग बात हो गया, सेकंड और ट्रेनिंग देते कि उनको पता ना हो, तो क्या होता है, जो गन है ना झटके पीछे आता है, मे भी उनके मुंह पे चोट लग जाए, जो यहाँ का बोन वगैरह टूट जाए, इससे तो हाथ उनको मोड़ के रखना पड़ता है। सीधा हाथ रखेंगे ना, टूट जाएगा उनका हाथ, फटाक से मुड़ता है, वो पीछे आते हैं थोड़ा सा। वो अगर आप हाथ से भी चला रहे हो, छोटी सी गन है तो वो भी पीछे आती थोड़ी सी, तो सब चीज़ों की ट्रेनिंग देनी पड़ती है पहले, ठीक है। और फायरिंग ऑफ रॉकेट भी देखो, ये रॉकेट ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि नीचे कंबशन होता है, नीचे धुआं आता है, तो नीचे धुआं आता है उसकी वजह से तो ऊपर जा पाता है। तो ये सब क्या है, ये सब के सब न्यूटन थर्ड लॉ ही तो है, इसमें सब के सब क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ है ये, ठीक है। आई होप समझ गए रहेंगे आप लोग न्यूटन थर्ड लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट से ज़्यादा जान चुके रहेंगे अभी आप लोग न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में, ठीक है। अब क्या आ गया अपना लास्ट टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो ये मोमेंटम, अच्छा पहले न्यूटन थर्ड लॉ, देखो कभी कोई जब चीज़ टकरा रही है तो क्या हो, अगेंस्ट जाएगी, तो क्या, पर फोर्स तो इक्वल रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो इक्वल हो गया F1 = F2, बट अपोजिट भी है तो डायरेक्शन उल्टा हो गया, इतना सब समझ गया पहले, ठीक है। अब देखो मोमेंटम ऑफ कोलिजन क्या होता है, या मोमेंटम क्या होता है, तो मास इनटू वेलोसिटी। तो जब शुरू में टकरा रहा है, तो कितना रहेगा वो, m1 v1 रहेगा। बाद में टकराने के बाद क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अगर पार्टिकल 1 है, समझो पार्टिकल 1 है, तो m1 u1 रहेगा, उसका इनिशियल है। टकराने के बाद कितना हो जाएगा, m2 u2 हो जाएगा, m2 u2, ठीक है। सॉरी देखो, अगर पार्टिकल 1 है, ठीक है, क्या हो जाएगा, m1 u1 इनिशियली, पार्टिकल 2 का m2 u2 इनिशियली। हाँ, अब दोनों की कोलाइड हुए, दोनों का कोलिजन हुआ, तो क्या होगा, m1 v1 और दूसरे क्या हो जाएगा, m2 v2। समझ आया। अभी चलो थोड़ा इसको हम इक्वेशन वाइज देखते हैं। चलो देखो, दो बॉडी है, 1 2, बॉडी का मास हो गया m1 m2, ठीक है, m1 m2, दो बॉडी ऐसा हो गया, ठीक है। अब इनिशियली स्टार्टिंग में क्या था इनका, इसका u1 था, इसका u2 था, इसका u2 था, चलो इसका u2 था, ठीक है।
फाइनली मतलब टकराने के बाद सेकंड जो अपना सेकंड केस हो गया, जब दोनों पार्टिकल टकरा गए आपस में, टकराने के बाद क्या हो जाएगा, इसका जो है वो v1 हो जाएगा और इसका v2 हो जाएगा, ठीक है। अब मोमेंटम, तो इनिशियली मोमेंटम कितना हुआ इसका, इनिशियली मोमेंटम कितना हुआ इसका m1 u1, इसका कितना हो जाएगा, फाइनली कितना हो जाएगा m1 v1, इसका कितना हो जाएगा m2 u2, इसका हो जाएगा m2 v2। इतना समझ में आया आप लोगों को। देखो दो पार्टिकल है, इसका मास m1 और m2 है, इनिशियली लोग मूव कर रहे थे तो क्या हो गया u1 हो गया और u2 हो गया, इनमें क्या हुआ फिर कोलिजन हुआ, तो कोलिजन के बाद क्या हो गया वेलोसिटी v1 हो गया v2 हो गया, मतलब मोमेंटम क्या हो जाता है, मोमेंटम क्या होता है p = mv, तो इसका मोमेंटम क्या होगा m1 u1, इसका मोमेंटम क्या होगा m2 u2, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा टकराने के बाद, कोलिजन के बाद क्या होगा, तो इसका कोलिजन हो जाएगा m1 v1 और इसका हो जाएगा m2 v2। इतना ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। इतना समझ गए। अब देखो वही चीज हो रहा है, फोर्स क्या होता है एम ए, ठीक है। ए क्या था अगर आप लोगों को याद होगा तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी चेंज क्या होगा v2 - u2 अपॉन 2 और ए का क्या होगा v1 - u1 अपॉन t, ठीक है। टी कट, ठीक है, क्या टी कट, देखो इक्वल है, इक्वल के यहाँ पे अगर सेम चीज तो कट हो जाता है, ठीक है, कट हो गया, क्या बचा देखो m2 v2 - u2 और m2 v1 - u1। अब क्या किया गया यहाँ पे ब्रैकेट खोल दिया गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया, मतलब m2 v2 - m2 u2, ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया, तो m1 v1 माइनस माइनस प्लस, ये पता है ना माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, और फिर माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। इन शॉर्ट सेम साइन पॉजिटिव होता है और ऑपोजिट साइड नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या सेम साइन था ना, देखो सेम साइन माइनस माइनस, तो क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। अब क्या किया गया यहाँ पे, जो माइनस वाले हैं उसको एक साइड में कर दो, जो प्लस वाला एक साइड में, मतलब m2 v2 और m1 v1, देखो m2 v2, ठीक है, m2 v2 और जो माइनस वाला है इसको उठा के यहाँ किया तो प्लस हो जाएगा, क्यों माइनस का भी यहाँ प्लस हो जाएगा ना, तो m1 v1 और यहाँ पे क्या m1 u1 और इसको उठा के यहाँ किया तो m2 u2, मतलब मोमेंटम ये क्या हो गया m2 v2 क्या है, देखो अपने ध्यान से अभी m2 v2 देखते चलो अभी m1 v1 देखो m1 v1 m2 v2, देखो m2 v2 m1 v1, मतलब क्या है ये फाइनल कोलिजन है। देखो m2 v2 m1 v1, ये क्या अपना फाइनल कोलिजन इज इक्वल टू m1 u1 m2 u2, ये क्या इनिशियल कोलिजन, मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम हुआ। ये दोनों जो है इन दोनों का सम, इन दोनों को ऐड करो, ये इक्वल होते हैं, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम, मतलब स्टार्टिंग में जो मोमेंटम होगा लास्ट में भी मोमेंटम होगा। इसका मतलब देखो क्या होता है, अभी दो चीज कोलाइड करके आ रहे हैं ना, दो चीज कोलाइड करके जब आ रहे हैं ना, अगर इनके मोमेंटम में चेंजेस है, समझो इसका मोमेंटम अलग है, पर टकराएंगे ना, दोनों मोमेंटम ऐड करके वापस जाने के बाद भी ना उनके पास वही मोमेंटम होगा। मे भी जो पार्टिकल 1 है इसको कुछ वेलोसिटी दे दिया रहेगा, या इसका वेलोसिटी कुछ ले लिया होगा, या वेलोसिटी बढ़ गया या कम हो गया होगा, बट जो टोटल मोमेंटम होगा वो सेम का सेम ही रहेगा, ये फिक्स होता है। समझना, देखो बॉडी 1 कोलाइड विद बॉडी 2, ठीक है, इसका कुछ मोमेंटम था, इसका कुछ मोमेंटम था, इसको ऐड किया हमने, तो समझो इसका मोमेंटम 3 था, इसका मोमेंटम 2 था, 3 और 2 5 हो गया, ठीक है। अब टकराने के बाद समझो इसका मोमेंटम 4 हो गया, इसका मोमेंटम 1 हो गया, पर 4 और 1 5 ही होगा, मतलब टकराने जितना स्टार्टिंग में था उतना ही फाइनल में भी होगा, जितना इनिशियली था उतना ही फाइनल में भी होगा, ठीक है। मतलब बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम ही होता है, सो आई होप आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। When no external force acts on two interacting bodies, the total momentum remains constant, मतलब कंडीशन क्या है, देखो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन कंडीशन क्या है, कोई और तीसरा फोर्स नहीं आना चाहिए, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आना चाहिए। अगर वो आया तो मोमेंटम चेंज हो सकता है। दो बॉडी है ना, दो बॉल है ना, वही टकराए बस आपस में, कोई दीवार से ना टकराए जाके, वो अगर वहां पे टकराएंगे तो मे भी उनका मोमेंटम लॉस हो सकता है, मे भी उनका एनर्जी फोर्स जो रहेगा वो दीवार पर लगेगा, इसकी वजह से मोमेंटम कम हो सकता है।
इसकी वजह से मोमेंटम कम हो सकता है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ दो बॉडी टकराए तब की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ दो बॉडी टकराए तो प्रूफ कैसे करते हैं हम? सबसे पहले क्या किया हमने, दो फोर्स लगाया, ठीक है, दो फोर्स, इसका फोर्स कुछ है, इसका फोर्स कुछ है, दोनों ने फोर्स लगाया, अपोजिट है, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, इसके लिए क्या F1 इज इक्वल टू माइनस F2 या फिर F2 इज इक्वल टू माइनस F1। अब F क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इज इक्वल टू मास, तो ma इज इक्वल टू ma 1 1 2 2, एक जगह माइनस आ जाएगा, तो F1a1 माइनस F2a2। अब a को हमने क्या किया, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो क्या करें हमने उसको v1 माइनस u1 अपॉन 2, v2 माइनस u2 अपॉन t, फिर क्या किया, tt कट हो गया अपना, tt कट हो गया, फिर जो अपना यहाँ पे मास था मतलब उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया m1 u1 या सॉरी m2 m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस था यहाँ पे, फिर उसका मल्टीप्लाई अपने के यहाँ पे, फिर ब्रैकेट खुल गया अपना, ब्रैकेट खुलने के बाद क्या किया हमने, इनिशियल वेलोसिटी साथ में ले लिया हमने, इनिशियल वालों को, मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये हमें मिल गया। तो क्या सही है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, ये यहाँ पर प्रूफ होता है, ये यहाँ पर प्रूफ होता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। एक एग्जांपल चलो देख लेते क्या दिया अभी, क्या बोला है, द मास ऑफ अ कैनन इज 500 kg एंड इट रिकॉइल्स विद अ स्पीड ऑफ 0.25 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ कैनन। ठीक है, कैनन छोड़ो, क्या है, मास मिल गया, कितना है 500 kg मास मिल गया, वेलोसिटी कितना दिया 0.25, पूछा क्या है मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम को डिफाइन कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम, तो p इज इक्वल टू m इंटू वी, बस m इंटू वी किया, m कितना है 500, 0.25 मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया अपना 0.25, ठीक है। सो काफी सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं है। चलो अब दूसरा देखते हैं, अ बॉल हैव मासेस ऑफ 50 ग्राम, एक बॉल है कितने का, चलो देखो क्या दिया अभी, 2 बॉल है, ठीक है, 2 पार्टिकल है, क्या बोला है, कितना मास है 50 ग्राम एंड 100 ग्राम, मतलब हमें m1 और m2 मिल गया रिस्पेक्टिवली, एंड दे आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन, एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं और कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब इन द सेम डायरेक्शन, अच्छा इन द सेम लाइन इन द सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी, मतलब एक बॉल ऐसे आता है एक बॉल ऐसे आ रहा है, ठीक है, सेम डायरेक्शन इन लोगों का, विद वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एंड 1.5 मीटर पर सेकेंड, मतलब देखो एक ऐसे चल रहा है और पीछे ऐसे चल रहा है, तो कोलिजन कब होगा मालूम है इसमें, जब आगे वाला स्लो पीछे वाला फास्ट होगा तभी तो टक्कर होगा। रोड पर कभी एक्सीडेंट क्यों हो सकता है, अगर आगे वाली गाड़ी फास्ट है पीछे वाली गाड़ी स्लो है, कभी एक्सीडेंट हो सकता है क्या इन दोनों का, नहीं। अगर आगे वाली गाड़ी स्लो है पीछे वाली गाड़ी फास्ट आएगी तो एक्सीडेंट ठोक देगी, तभी तो एक्सीडेंट होगा, तभी तो कोलिजन होगा। इससे मतलब क्या, जो आगे वाला बॉडी है उसका स्पीड स्लो है, जो पीछे बॉडी है उसका स्पीड फास्ट है, ठीक है। तो क्या स्पीड इनका 3 मीटर पर सेकंड 1.5 मीटर पर सेकंड, चलो इसको u1 मान लेते हैं, इसको u2 मान लेते हैं, ठीक है, m1 m2 हो गया, u1 u2 हो गया रिस्पेक्टिवली। दे कोलाइड विद ईच अदर एंड आफ्टर द कोलिजन, क्या कोलिजन तो हुआ इनका, कोलिजन के बाद क्या हुआ, दे मूव विद अ वेलोसिटी ऑफ 2.5, कौन सा बॉडी था, फर्स्ट बॉल, ये क्या मिल गया हमें v1 मिल गया, और अदर बॉल का पूछा हुआ है v2 का पूछा हुआ है, ठीक है, v2 का पूछा हुआ है, तो देखो डेटा मिल गया हमें, m1 50 ग्राम है, m2 100 ग्राम है, इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर है और फाइनल वेलोसिटी 2.5 है, सेकंड बॉल का इनिशियल वेलोसिटी 1.5 है, सेकंड पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखो कभी भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना तो SI यूनिट में सॉल्व करने का, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट में सॉल्व करने का, ठीक है, SI यूनिट का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में सॉल्व करने का, ठीक है। तो जो ग्राम है ना ये अपना CGS यूनिट है, ये CGS यूनिट है, ये MKS है, SI यूनिट नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको पहले, हम क्या करेंगे इसको पहले SI यूनिट में लाएंगे, तो SI यूनिट में क्या करेंगे, इसको kg में लेकर आएंगे। तो ग्राम है ना, देखो ग्राम को कभी भी अगर kg में लाना है, ग्राम को कभी भी kg में लाना है तो क्या करने का, 1000 से डिवाइड करने का, ठीक है। तो 1000 से हम डिवाइड करेंगे, 1000 डिवाइड करेंगे तो अपने आप वो kg में आ जाता है, तो यहाँ पे kg में आ गया ये, अब ये हो गया अपना SI यूनिट, ठीक है। अब इसके बाद ये तो अपना मीटर पर सेकेंड, ये अपना SI यूनिट ही है, बस फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगा दिया हमने, क्या था वो, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, बस फॉर्मूला लगाया, सारी वैल्यू पुट कर दी हमने, तो हमारे पास क्या नहीं है, v2 नहीं है, बाकी m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 सब मिल चुका है, सिर्फ और सिर्फ v2 नहीं है, हमने उसको रखा, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करना हमें बचपन से आता है, बस हमारा आंसर फिर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल को हम काफ़ी सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। देखो न्यूमेरिकल के लिए एक चीज़ याद रखना, न्यूमेरिकल की चीज़ याद रखो, हमें ना 3 चीज़ आनी चाहिए, ये मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में बोल चुका हूँ, पर वापस सुन लीजिए,
तीन चीज़ें आनी चाहिए। तो पहला क्या है, एक डेटा निकालना, क्वेश्चन पढ़ के डेटा निकालना, ठीक है। सेकेंड होता है फॉर्मूला याद होना चाहिए, सेकेंड क्या फॉर्मूला होना चाहिए। और थर्ड होता है सिंप्लीफिकेशन। तो देखो सिंप्लीफिकेशन तो हमें बचपन से आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सीख चुके थे। उसके आगे भी फैक्टराइजेशन या जो सॉल्व करते हैं मोड में सब सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये थर्ड चीज़ हमें आता ही है। बचा क्या अभी, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कब याद होगा, जब हम फॉर्मूला को बार बार पढ़ेंगे। देखो चैप्टर पढ़ते हो ना, तो एक पेज में ना फॉर्मूला लिखते हुए चलो और आंख बंद करके फॉर्मूला याद करो, आंखें बंद करके फॉर्मूला याद करो। जैसे मैं बताया, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, याद करो। एफ इज इक्वल टू एम, मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो पी इज इक्वल टू एम वी, याद कर लो ये चीज। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम याद करो, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ये सब याद करते हुए चलो, ठीक है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जितने भी फॉर्मूला है, सब फॉर्मूला को याद करते हुए चलो। इसको जमा मत करो कि फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर या पूरे सिलेबस के साथ में फॉर्मूला याद करूंगा, नहीं। जो चैप्टर पढ़ रहे हो वो चैप्टर फॉर्मूला अभी पढ़ो, अभी याद करो, अभी बाहर याद करो, ठीक है। देखो इतना भी ज्यादा सिलेबस नहीं है अपना, इतना ज्यादा फॉर्मूला नहीं है। 4 से 6 फॉर्मूला मिल रहा है एक चैप्टर में, और फिजिक्स में ही फॉर्मूला मिल रहा है। केमिस्ट्री में फॉर्मूला तो ना के बराबर मिलेगा, और बायोलॉजी में फॉर्मूला मिलता ही नहीं है। मतलब जो हमारा 10 चैप्टर 20 चैप्टर है साइंस में हमें, तो 20 चैप्टर में से कितना मिलेगा हमें, ज़्यादा 30-40 फॉर्मूला मिलने वाला है हमें। 30-40 फॉर्मूला में हमारा काम हो जाएगा, तो कितनी अच्छी बात है ना। कम फॉर्मूला और एग्जाम में मार्क्स स्कोर हो जाएगा हमारा। तो फॉर्मूला याद करते हुए चलो, सिंप्लीफिकेशन आता है, इंग्लिश पढ़ने भी आता ही हमें, बस इसमें डेटा निकाल लेंगे हम, बस खेल खत्म। न्यूमेरिकल अपना ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। हम समझते हैं कि न्यूमेरिकल हार्ड है, बट न्यूमेरिकल काफ़ी ईजी रहता है, स्कोरिंग हो जाता है, ठीक है। चलिए फिर हमारा जैसे चैप्टर खत्म होता है तो अब हम यहाँ रुकते हैं। और अगर एक्सरसाइज किसी को चाहिए, किसी को एक्सरसाइज करना हो, तो गो विद द वीडियो सेक्शन ऑफ दिस ऐप, आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा इसका एक्सरसाइज भी, ठीक है। तब तक चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई भी डाउट हो, तो प्लीज आस्क योर डाउट ऑन डाउट हब, आई विल आंसर योर डाउट, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।